जब सत्ता हाथ से जाने का डर सामने खड़ा हुआ दिखे तो बौखलाहट में, छटपटाहट में कुछ ऐसे काम होते हैं जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। सामने वालों को लगता है कि यार ये व्यक्ति अभी तो ठीक ठीक बोल रहा था, अब एकदम से ये क्या हो गया। ऐसी चीज़ें होती हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हो रहा है। पहले 400 पार का नारा देते थे पहले चरण के मतदान से पूर्व। जैसे ही नतीजे पहले चरण के रुझान हम सबको पता चले, लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, इनको बड़ा सेटबैक लगा, इन्होंने 400 पार का नारा ही छोड़ दिया। संविधान विरोधी, संविधान को बदलेंगे, वो नारा ही सबको बोल दिया कि कोई गलती से भी मुख से मत निकालना। इसके बाद मटन, मछली, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, ज़्यादा बच्चों वाले, मुस्लिम आरक्षण, इन लफ्ज़बानी के ऊपर आ गए। फिर वोट जिहाद के ऊपर आ गए और अब कभी कभी आंसू भी टपका रहे हैं। और सीधे तौर पर पूरी भाजपाई मंडली मुस्लिमों को तुष्टीकरण को लेकर आपके सामने आ गई, राम मंदिर के ऊपर आ गई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से रिस्टार्ट कर दिया है और पूरी भाजपाई मंडली में धीरे धीरे इनके सांसद, नेता, उप मुख्यमंत्री ये कहने लगे हैं कि हाँ, संविधान को भी बदलने की ज़रूरत है। जी हाँ, फिर से शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कह दिया कि 400 सीटें हमें किस लिए चाहिए। एक एक करके सुनाऊंगा। 4 कारण इन्होंने बताया है। पहला कारण सुनाना चाहूँगा और फिर इन्हीं का जवाब इन्हीं के लफ्ज़ों से देना चाहूँगा। सुन लीजिए क्यों चाहिए। पहला कारण इनका 400 सीटें इनको। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर बाबरी रूपी ताला न जड़ सके। भाई साहब, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? उन शख्स का नाम राजीव गांधी है। और थोड़ा और अतीत में चले जाइए तो राम मंदिर का टॉपिक ही संघ ने इंदिरा गांधी से छीना था। एक वक्त ऐसा भी होता था, शायद आपको पता नहीं होगा, कि आरएसएस संघ इंदिरा गांधी के लिए प्रचार करता था, उनको चुनाव में जिताने के लिए। आपस में डील हुई थी कि देखिए ये चुनाव हम आपको जिता देते हैं, थोड़ा बहुत हमारा राजनीतिक वजूद रह जाएगा, इंदिरा गांधी जी चुनाव जीतने के बाद राम मंदिर का टॉपिक हमें दे देना। सच्चाई है ये। इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखोगे तो आपको पता चलेगा ये राम मंदिर का ताला खुलवाना और राम मंदिर का ये मुद्दा ही कांग्रेस पार्टी से जनसंघ ने लूटा है एक तरीके से। और उसके बाद जिनसे लिया उनको ही आंखें दिखाने लगे और आज समय ये आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को ये कह रहा है कि राम मंदिर के ऊपर बाबरी रूपी ताला जड़ देगी, इसलिए हमें 400 सीटें चाहिए। क्या इसलिए आपको 400 सीटें इनको देनी है? क्या देश की जनता का दिमाग के ऊपर पूरी ब्लैंक पट्टी बंधी हुई है? क्या आपको रोजगार नहीं चाहिए? क्या आपको 400 सीटें इनको इसलिए नहीं देनी चाहिए कि ये 2 करोड़ रोजगार दें, बुलेट ट्रेन चलाएं, काला धन वापस लाएं, इस देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करें? ये जवाब अगर ये दे देते हैं तो समझने लायक है। लेकिन अगर राम मंदिर के नाम पर इस देश के हिंदुओं का यूं ही जूस निकाला गया तो मुझे नहीं लगता अगले चरण में भी जो फटाफट पिछले चरणों में इनको झटके लगते हैं, इससे भी बड़ा झटका अगले चरण के चुनावी वोटिंग में इनको देखने को मिले। शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री पद की कोई तो गरिमा होती है ना। वोट जिहाद, मंगलसूत्र, मटन, मछली, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़बानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोड़ दिया था इस टॉपिक को, फिर से लेकर आ गए हैं। क्या चाहते हैं? कौन सिखा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? कौन इनकी स्क्रिप्ट लिखने वाला है? वो महाराज स्वयं प्रकट होकर उनको आना चाहिए। एक कारण नहीं, और भी कारण बताए हैं और तथ्यों के साथ बताऊंगा कि ये कितने बड़े 400 सीटों के पुजारी हैं, जिसके पीछे इनका षड्यंत्र क्या है, जो इनके कर्मकांड जो पिछले 10 साल में किए हैं उनसे स्पष्ट झलक रहा है। अगला कारण सुन लीजिए मोदी जी की वाणी में ही, इनको 400 सीटें किस लिए चाहिए। 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। 400 सीटें इनको इसलिए चाहिए ताकि देश की खाली जमीन कांग्रेस पार्टी दूसरों को न बांट सके। पहली बात तो ये स्वयं ही मानने लगे हैं कि ये नहीं आएंगे तो कांग्रेस पार्टी आएगी।
इसलिए आज पानी पी पी कर सिर्फ और सिर्फ ये 400 सीटों का जिक्र जहाँ जहाँ कर रहे हैं तो सामने इनको कांग्रेस पार्टी दिख रही है, राहुल गांधी दिख रहे हैं। और राहुल गांधी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कि हम सरकार में आएंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, राफेल फाइल के तहत सब कुछ जांच करेंगे और जेल के अंदर जो जाने योग्य है उनको जेल के अंदर ठूसे मेंगे। तो स्वयं ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं आए तो वो आ सकती है और संभावना इस देश की जनता को पता ही है। और मुद्दे के ऊपर अब आता हूँ कि खाली ज़मीन जो देश की पड़ी है वो दूसरे देशों को दे देते हैं। इस देश में द्विपक्षीय संधियाँ पड़ोसी देशों के साथ अतीत में भी हुई हैं और मोदी जी के राज में भी हुई हैं। श्रीलंका को एक द्वीप दिया गया था द्विपक्षीय समझौते के तहत। उस द्वीप जो द्विपक्षीय समझौते थे उससे फिशिंग राइट्स थे हमें, मोदी जी की सरकार आने के बाद वो फिशिंग राइट भी ख़त्म हो गए। और बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संधि कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं की रिसेंटली। समझौता जो किया गया है बॉर्डर सेटलमेंट का वो तो मोदी जी ने किया है। कम ज़मीन ली और ढेर सारी ज़मीन लगभग 10,000 एकड़ बताई जा रही है वो बांग्लादेश को दे दी। ये खाली पड़ी ज़मीन दी या फिर इस पर मोदी जी ने जुमले उगा रखे थे? देश की जनता को यार बिल्कुल मूर्ख ही समझ रहे हैं। और तो और अभी 2 दिन पहले की खबर है, मोदी जी पड़ोसी देशों का जिक्र ही कर लिया, दूसरे देशों का। नेपाल ने अपना जो नया नक्शा उनके नोट के ऊपर छापा है उसमें भारत की 3 जगहों का वर्णन किया है। 3 जगहों का एक छोटा सा देश नेपाल वो हमें आंखें दिखा रहा है। और चीन का जिक्र, पाकिस्तान का तो मुख पर इनके रहते ही है, चीन का जिक्र क्यों नहीं करते? अरुणाचल प्रदेश में कितनी ज़मीन हमारे कब्जाए बैठा है चीन। इन चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहिए। मोदी जी खुद इस पद की गरिमा तार तार कर रहे हैं तो इनको जवाब देना बनता है ताकि मेरे देश की जनता जागरूक हो सके, उनको पता चल सके कि इसके पीछे असल खेला क्या है। गांव के गांव बसे हुए अरुणाचल प्रदेश में आए थे अभी 2-3 दिन पहले, मैंने सुना उनका भाषण। चुनाव है हिंदुस्तान में, बात हो रही है पाकिस्तान की। आपको बताया जा रहा है कि सावधान रहो, कांग्रेस एक एक्सरे की मशीन लाएगी और एक्सरे की मशीन से आपके घरों में घुस के आपके मंगलसूत्र छीनेगी, आपका सोना चुराएगी, ये कहा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी स्तरविहीन बातें। 10 दिन पहले खबर आई थी, सैटेलाइट की तस्वीरें जारी होते उससे पता लगा कि पीओके में चीन ने बाकायदा रोड बना लिया है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, चारों तरफ से घेर रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति नेपाल में भी आ चुकी है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी किस मुख से इस देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि इस देश की जनता को फैक्ट्स के नाम पर कुछ नहीं पता है। शर्म आनी चाहिए, कुछ तो कहीं तो रुको मोदी जी। एक तो स्टेपवाइज होता होगा कि यहाँ पर खड़े होकर कम से कम मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही, नफरतबाज, मुस्लिम प्रेमी, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मुद्दों पर आइए, फिर कह रहा हूँ, देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, रोज़गार से, बेरोज़गारी से परेशान है। रोज़गार दीजिए, महंगाई से राहत दीजिए। 5 किलो राशन से ज़्यादा दिन काम नहीं चलने वाला। आत्मनिर्भर बनाइए देश की जनता को, योग्यता के अनुसार काम देकर उनके पैरों के ऊपर खड़ा कीजिए ताकि कई पीढ़ियाँ जागृत हो सके, शिक्षा अच्छी ग्रहण कर सकें और अपने हकों को जान सके। लोकतांत्रिक रूप से जो सुख सुविधाएं, बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वो देने की कोशिश कीजिए। ये दंगे फसाद कर कर, विष फैलाकर, दूसरे की कटती कर कर, उनको नीचा दिखाकर मेरा ही वोट बैंक बढ़ जाए, इन नीतियों को छोड़ देना चाहिए। ये तो दूसरा कारण था। तीसरा और दिखाना चाहूँगा कि इनको 400 सीटें क्यों चाहिए, आज इन्होंने बताया आपके सामने। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ है अपने वोट बैंक के लिए, उसमें ये डाका न डाले। लगभग 60-65 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा। जो रिजर्वेशन मिलता था उसका डेडलाइन एक्सपायर भी हुआ और कांग्रेस पार्टी उसको लगातार बढ़ाती हुई गई। इनके राज में तो इन्होंने संविधान को
इस तरीके से रिजर्वेशन ख़त्म करने के लिए कोई बातें तक नहीं की। और इनके नेता स्वयं उनके ट्वीट सोशल मीडिया से निकाल कर देख लीजिए, मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवीय का स्टेटमेंट देख लीजिए कि इस देश के संविधान को फिर से रिस्टोर करके, फिर से लिखकर इस देश के रिजर्वेशन को नई तरीके से लागू करने की ज़रूरत है। लोगों के मन में शंका ही यही है कि ये झूठलाएंगे कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे और जाति के नाम पर ख़त्म कर देंगे, लेकिन असल बात तो यही है कि भाई साहब जातिगत आधार पर जो आरक्षण मिला है उसको ख़त्म करके ये आर्थिक आधार पर फिर से जब लागू करेंगे तो उसका लागू करने का प्रकरण क्या होगा और वो उसको लागू करेंगे या नहीं लागू करेंगे। इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान और लोकतंत्र को बदलने के लिए बार बार डींगे हाँक चुके हैं। सबसे पहले अनंत हेगड़े, फिर गोविल साहब ने स्टेटमेंट दिया था, नागौर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मिर्धा जी थी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, लल्लू सिंह उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है, और अब इन्होंने जो 400 पार का जुमला ये फिर से छोड़ने शुरू कर दिया है, तो भाजपाइयों के स्टेटमेंट फिर से आने शुरू हो गए। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया मिर्जा जी हैं, मिर्जा है या क्या है मुझे तो उनका नाम ध्यान से रहता नहीं है, पर उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए। विकसित भारत के लिए संविधान में बदलाव करने की ज़रूरत है, इसलिए 400 सीटें चाहिए। लगा रहा हूँ मोदी जी ताकि आपको पता चल सके कि संविधान का असल विरोधी और उसको बदलने की मंशा कौन रखता है। आपके मुख्यमंत्री की बातों को सुनकर शायद आपको विश्वास हो जाए, आम जनता और हम जो बोल रहे हैं उन पर तो आप विश्वास करेंगे कैसे। आपके सामने स्टेटमेंट। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आगे भी लेने हैं ना, लेने हैं बिल्कुल, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी मेजॉरिटी होनी चाहिए। और ये सारी डिसीजंस जो है ये हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने की ओर ले जाने की ही डिसीजंस है। और बहुत, अगर हम चाहते हैं कि विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग, हमारे जो पुराने कानून थे, पुरानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है, जो कि मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक की जातियों को रातों रात OBC घोषित न कर दे और OBC आरक्षण में सेंधमारी न कर दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात OBC घोषित न कर दे और OBC का जो कोटा है उसमें डाका न डाले। इनके जो सहयोगी आजकल सरकार में हैं, TDP के चंद्रबाबू नायडू जी, उनका स्टेटमेंट मैंने आपको सुनवाया था ना एक पूर्व की वीडियो में। वो 4% मुस्लिम आरक्षण के स्वयं पक्ष में हैं। कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है, गुजरात में मिला हुआ है, बिहार में मिला हुआ है जातियों के आधार के ऊपर। भाई साहब मोदी जी, देश की जनता बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो गई है क्या? कुछ तो विचार होंगे ना। आपकी ही तो सरकार थी JDS के साथ कर्नाटका में कांग्रेस से पूर्व की। 1994 में लागू हुआ था मुस्लिम आरक्षण, ख़त्म क्यों नहीं किया? इतनी दिक्कत है तो, इतना ही प्रेम SC ST OBC से आपका है तो मुझे बताइए, भाजपा के नेता आदिवासियों के सिर के ऊपर पेशाब क्यों करते हैं? बताएंगे, कल की ही इंसिडेंट बताऊंगा ना। OBC है कौन? पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी OBC समुदाय से ही आते हैं ना, इस बात को तो मानते होगे ना। एक कन्नौज के महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के बाद भाजपाइयों के द्वारा उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति में माल्यार्पण किया जाता है, उसके बाद भाजपाई उसको पानी की बौछार से धोते हैं और अहिर समाज को माँ बहन की गाली देते हैं। कहाँ आप पहले तो यही स्पष्ट कर दीजिए कि SC ST OBC वालों को आप हिंदू मानते हैं या नहीं मानते हैं? मोदी जी से आप पूछिए, आपके लोग आदिवासियों पे पेशाब क्यों करते हैं? आपके लोग संविधान को क्यों रद्द करना चाहते हैं? और आपके लोग आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं? देश को बताइए, आदिवासियों को बताइए, क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हाँ या ना? और ये भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हाँ या ना? और सुन लीजिए, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, द्रौपदी मुर्मू जी बुलाई थी। नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, द्रौपदी मुर्मू जी बुलाई थी। SC ST OBC विरोधी चेहरा मनुवादियों का बिल्कुल इनके कर्मकांड के रूप में हमारे सामने मौजूद है।
लेकिन सत्यता पड़ी हुई दिख रही है, लेकिन कुछ और ही झूठ जो है उसको देश की जनता को सच मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी जी ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया, धूमधाम से किया। सारे के सारे मीडिया दिखा रहे थे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, चमकती हुई पार्लियामेंट बिल्डिंग। राष्ट्रपति आदिवासी है। आपने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को पार्लियामेंट हाउस में देखा? नहीं देखा। आपने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में देखा? नहीं देखा। क्योंकि आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है इनके दिल में। राजा कहता है रात है, मंत्री कहता है रात है, संतरी भी कहता है रात है, मीडिया भी कहता है रात है, लेकिन ये सुबह सुबह की बात है दोस्तों, ये सुबह सुबह की बात है। सोच लीजिए, आपको मजबूर किया जा रहा है सत्ताधीशों के द्वारा झूठ को सच मानने के लिए, अंधकार में रहने के लिए फोर्स किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई और मुद्दे तो कुछ और ही हैं। फिर से आ गए तो फिर क्या क्या करने के लिए मजबूर करेंगे वो आप स्वयं ही अंदाज़ा लगा लीजिए। नमस्कार।